नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा फलित सिद्धांत बहुत आसान तरीके से चल रहा है और आप इसको सीख पा रहे होंगे, इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। मित्रों, हमारी विषुवंतरी दशा की बात हुई अध्याय 143 में। बाकी ये ग्रह और हमने उनके क्रम और उनके स्वामियों को हम पहले आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं। यदि आप हमारे पहले के वीडियो देखोगे तो हम नक्षत्रों के बारे में आपको बता चुके हैं। विषुवंतरी दशा जातक का जन्म जिस समय होता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में, जिस चरण में वह चल रहा होता है, उसकी गति होती है, उस समय जो नक्षत्र ज्ञात होता है उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है उस स्वामी की जन्म के समय पर महादशा चल रही होती है। आज के इस पाठ में हम आपको अध्याय 144 में यही बताना चाहते हैं। इसको हम पुनरावृत्ति यहाँ करे देते हैं ताकि आप वैसे पीछे और देख लेना वीडियो में जो हम पहले दे चुके हैं, लेकिन आज हम फिर उन चीजों को आपके सामने बताए देते हैं, समझाए देते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लास्ट वीडियो में भी बताया हमने, जो दशा का क्रम होता है वो सूर्य से ही लिया जाता है। फिर भी आसान करने के लिए हमने अश्विनी नक्षत्र को ले लिया है। शास्त्रों में कृतिका नक्षत्र से लेते हैं। कृतिका नक्षत्र किसका होता है? कृतिका तीसरा नक्षत्र होता है और ये सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य से ही दशाओं को लेते हैं। लेकिन आपके लिए और आसानी ये रहे कि हमें क्रम अपना नक्षत्रों का ना बिगाड़ा जाए, तो हमने अश्विनी नक्षत्र से ही लिया है। तो यहाँ क्रम हमारा केतु और शुक्र ऊपर आ जाते हैं, जबकि ये शुक्र और केतु और शुक्र बाद में आते हैं। कहाँ से शुरू होती है? सूर्य से हमारी महादशा शुरू होती है। आसानी से समझने के लिए हमने उन नक्षत्रों को क्रम से लिख लिया, क्योंकि हमारे पास 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रहों के पास 27 नक्षत्रों में से 3-3 नक्षत्रों पर अधिकार होता है। वही बात समझाने के लिए हमने यहाँ पर उन नक्षत्रों को लिख दिया है। क्रम वही है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। 9 नक्षत्रों तक हमने इसलिए लिया कि इनके जो क्रम है वो बिगड़ न पाए, उनको आप समझ पाए। तो पहले पे है अश्विनी, दूसरे पर है भरणी, तीसरे पे कृतिका, चौथे पे रोहिणी, 5 पे मृगशिरा, 6 पे आद्रा, 7वें पे पुनर्वसु, 8वें पे पुष्य और 9वें पे आश्लेषा। इसी प्रकार से 10वां जो नक्षत्र फिर हम ऊपर से ही लेते हैं ताकि इनका क्रम सही से आ जाए कि कौन से नक्षत्र, कौन सा ग्रह किस नक्षत्रों के ऊपर अपना अधिकार रखता है। तो 10 नंबर पे मघा, 11 नंबर पे पूर्वा फाल्गुनी, 12 नंबर पे उत्तरा फाल्गुनी, 13 पे हस्त, 14 पर चित्रा, 15 पर स्वाति, 16 पर विशाखा, 17 पे अनुराधा और 18 पर ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है 18वें नंबर पे आया, फिर हम 19वें नंबर पे ऊपर पहुंच गए, क्योंकि 9 नक्षत्रों को हमने लिया है। तो 19वां जो नक्षत्र बैठ गया, यहाँ 18 हो गए। 19वां नक्षत्र मूल का हो गया, 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का हो गया, 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का हो गया और 22वां नक्षत्र श्रवण का हो गया, 23वां धनिष्ठा का हो गया, 24वां सतविशा का हो गया, 25वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, 26वां नक्षत्र 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और 27वां नक्षत्र रेवती हुआ। इस प्रकार से नक्षत्रों की गणना आ जाती है एक क्रम में। अश्विनी, मघा और मूल, ये तीनों नक्षत्र किसके अंदर आते हैं? केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु का इनके ऊपर अधिकार है, अर्थात जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में चल रहा होगा, मघा में चल रहा होगा या मूल में चल रहा होगा,
तो जन्म की दशा उस जातक की, उस बच्चे की केतु की होगी। हमने यहाँ दशाओं के वर्ष भी लिख दिए हैं, वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, फिर भी मैंने आपको और सुगमता करने के लिए, आप आसानी से समझ सके, तो केतु की 7 वर्ष की दशा हमने सामने लिख दी है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और 20वें नंबर पर पूर्वाषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र किसके अंतर्गत आते हैं? शुक्र के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए जातक का जन्म भरणी में हुआ है या पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, तो उसके जन्म की जो दशा होगी, जो जन्म का समय होगा, जो ग्रह उसके ऊपर प्रभाव दे रहा होगा, वो कौन दे रहा होगा? शुक्र दे रहा होगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम इन सारी चीजों, मान लीजिए रोहिणी में हुआ है और हस्त में हुआ है, श्रवण में हुआ है, तो चंद्रमा की दशा मिलेगी उसके लिए। मृगशिरा में हुआ है, चित्रा में या धनिष्ठा में हुआ है, तो उसको मंगल की दशा मिलेगी उसको 7 वर्ष की। आद्रा में, स्वाति में या शतभिषा में उसका नंबर जन्म हुआ है, तो उसको राहु की दशा 18 वर्ष की मिलेगी। पुनर्वसु में हुआ है, विशाखा में हुआ है, पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, तो गुरु की दशा 16 वर्ष की मिलेगी। इसी प्रकार से पुष्य में, अनुराधा में, उत्तरा भाद्र में मिलेगा तो शनि की दशा हुई और वहां पर 19 वर्ष की उसको दशा मिलेगी शनि की। आश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में, ये नक्षत्रों में यदि जन्म होता है तो बुध की दशा 17 वर्ष की मिलेगी। इस प्रकार से ये 120 वर्ष की दशाएं यहाँ पर होती हैं। मित्रों, अब आप समझ पाए होंगे कि इन ग्रहों का सामने लिखना नक्षत्रों के, ये एक हमारे सामने एक खुला पन आगे अश्विनी, मघा और मूल में यदि जन्म होता है तो उसको दशा कौन की होगी? केतु की जन्म दशा होगी। और वो कितने वर्ष की होगी? 7 वर्ष की होगी। अब वो 7 वर्ष में आगे अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आगामी वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं ज्यादा लंबी वीडियो आपको नहीं करना चाहता, क्योंकि शुरू से मैं आपको एक एक पार्ट पढ़ाता हुआ आ रहा हूं ताकि आप समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, वैसे हमारा ये हमने आपको नक्षत्रों में दे रखा है, नक्षत्रों के वहां पर हमने ये ग्रह भी दे रखे हैं, हमने इनकी दशाएं शायद वहां नहीं दी, हमने यहाँ आपको दशाएं बता दी हैं। तो ये अब इन दशाओं का अर्थ क्या है कि जिस समय जो भी दशा जिस बच्चे के ऊपर लगी हुई है, जिस जातक के ऊपर लग रही है, अर्थात उस समय में विशेष रूप से उस दशा का जो स्वामी ग्रह है, मान लीजिए शुक्र है या सूर्य है, तो सूर्य जिस कुंडली में जहां का भी स्वामी होगा, चाहे वो लगन का स्वामी हो, चाहे 5वें भाव का स्वामी हो, चाहे वो 9वें भाव का स्वामी हो, चाहे 8वें भाव का स्वामी हो, चाहे 12वें भाव का स्वामी, जिस भाव का स्वामी होगा उससे संबंधित, उससे कारकत्व उसको देने पड़ेंगे। केवल कब देगा वो? जब उसकी दशा महादशा चल रही होगी, जब दशा चल रही होगी, उसकी अंतरदशा चल रही होगी, तो उसको अपना फल देना होगा। तो इस स्थिति में आपके पास जो जातक आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी कुंडली में देखिए कौन कौन से ग्रह उसके श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, और कौन कौन से बलहीन हैं और नुकसान देने वाले हैं, और इस समय कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है। तो इसके ऊपर अब उस अंतरदशा दशा से ही आप एकदम बता सकते हो कि आप इस परेशानी में या इस समय आप इसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हो। बहुत आसान तरीकों, देखिए आप इसका गुणा भाग मिलाते रहोगे तो मैं समझता हूं कि आप आसानी से इसको समझ पाओगे। जब तक अपने माइंड को इनके गुणा भाग के साथ में तालमेल नहीं बिठा के चलोगे तो शायद नहीं आएगा। अब मान लीजिए वर्ष दशा उसको मिल रही है, जातक के लिए नक्षत्र की दशा मिल रही है, और गोचर में भी वो वहीं आ गया जिस भाव में वो बैठा हुआ ग्रह, तो आप समझ लीजिए कि वो 100% अपना पूरा फल देगा। एक दशा उसके ऊपर खराब दशा चल रही है और उसके बाद में और खराब दशा आगे आ गई, तो उसका तो फिर और ज्यादा परेशानियों वाला समय आगे आ जाएगा। तो इन दशाओं से हम उसके समय का निर्धारण करते हैं कि इस समय इस जातक के ऊपर क्या ये कहीं भटक तो नहीं रहा, इसको यहाँ पर चलना चाहिए था, इसको ये लाभ प्राप्त होता, इसको यहाँ धन प्राप्त होता, जहाँ इसके लिए संतान प्राप्त होती, जहाँ इसके लिए ये व्यवसाय करना होता, लेकिन ये भटका हुआ है। ग्रह हमारे रास्ता दे रहे हैं यहाँ के लिए कि आप इस चीज को ऐसे करिए, तो ज्योतिष उसके लिए मार्गदर्शन करता है कि आप वहां मत भटकिए, आप यहाँ चलिए और इस काम को करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा और आप जिंदगी में उन्नति कर पाओगे।
इस प्रकार से आप समझ पाए होगे, बहुत आसानी से मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक नक्षत्र, एक एक नक्षत्र, तीन तीन नक्षत्र एक ग्रह के पास आ रहे हैं और उनमें से किसी भी नक्षत्र में एक में जन्म होता है तो उसके लिए क्या होगा, उसकी दशा मिलेगी और उस दशा का फल उसको उसी समय मिल रहा होगा। कारकत्व ग्रह के अपने कारकत्वों के आधार पर देता है फल, जहां वो बैठा हुआ है वहां के फल देता है, जहां वो देख रहा है वहां के फल देता है, और उसके फल में अच्छाई या बुराई, अर्थात उसका फल और आगे अच्छा मिलेगा या कम मिलेगा, उसके ऊपर कैसे ग्रहों की दृष्टि है। उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, उसको अशुभ ग्रह देख रहे हैं तो उसके जो फल दे रहा है उसमें गिरावट आ जाए। अच्छे फल देने हैं और बुरे ग्रहों का प्रभाव आ गया उसके ऊपर तो वो उसके फलों में कुछ कमी कर देगा। फल बहुत अच्छे देगा लेकिन उस फलों में कुछ कमी करेगा। लेकिन उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है और शुभ ग्रह है वो और शुभ भाव का स्वामी है तो वो बहुत जीवन में उन्नति तरक्की करने वाला समय होगा। वो मिट्टी पकड़ करके सोना बनाएगा, ऐसा समय उसका होगा। मित्रों, उस दशा और अंतर दशा उस जातक के समय का निर्धारण करते हैं कि इस समय उसका समय कैसा चलने वाला है। आगामी समय जो दशाएं आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं तो अच्छा, और बुरी आ रही हैं, खराब आ रही हैं तो या मारक आ रही हैं तो उस समय उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है। 12वें भाव की और किसी अष्टम भाव की दशा, उसके भविष्य की दशा चल रही है तो कोर्ट कचहरी मुकदमा या किसी रोग के ऊपर उसका पैसा खर्च हो सकता है। बहुत सारी बात जब हम फलित जब इसका विश्लेषण करेंगे तो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। एक चैप्टर हम आपके लिए अलग से इसी का बताएंगे। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता। इनको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, आज हम थोड़ा सा और बता देते हैं क्योंकि ये वीडियो, ये दशाएं थोड़ी लंबी लंबी चलेंगी, समझने का वो होता है इसमें, तो आप इसके लिए समझ पाएंगे। तो इसको कैसे निकालें कि इस समय जातक की कौन सी दशा चल रही है, इसको हम आसान तरीके से आगामी वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें चंद्रमा के स्पष्ट को लेते हैं, चंद्रमा के भोगांश को लेते हैं कि उसने, चंद्रमा ने इस समय जिस समय जातक का जन्म हुआ है वो कितना उस नक्षत्र को भोग चुका है और कितना उसके पास रह रहा है तो वो कितना भोगेगा। दूसरा, वो कौन से नक्षत्र में इस समय चल रहा है उसको भी हम आसानी से जान पाएंगे। ये आगामी वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया तो अब आगामी वीडियो में हम बताएंगे आपके लिए। इसी के साथ आपको ये हमारा जो विषुवंतरी दशा का चैप्टर चल रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है, इस कालचक्र की गणना है वो आपको, मैं गणित में ज्यादा नहीं फंसाना चाह रहा आपको। मैं अब भी बार बार ये कह रहा हूँ कि गणित में आप ना फंसे। मुझे कहोगे तो मैं आराम से एक एक थोड़ा जरूर, जहाँ जरूरत है कैसे आ रहा है तो वो आपको बेसिक में जरूर बताऊंगा। बाकी अगर टेक्नोलॉजी आपके पास में, ये दशाएं अंतर दशाएं निकालने का बहुत अच्छा उसमें निकले हुए आती हैं, दशाएं अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी जातक आएगा, जो भी आपसे प्रश्न करता आएगा, वो अपने बारे में पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा मेरा कौन सा नक्षत्र है, कौन सी है, कौन सी उसमें चल रहा है, वो इन बातों को उसको ना ज्ञान है, उसको ना वो ज़्यादा इसके बारे में। हाँ, आप अपने किसी साथी के साथ बैठे हैं, उसको आप बता सकें आसानी से कि इस तरह से आया है, उसकी छोटी सी मैं आपको बेसिक जरूर बताता चलूँगा। इसी के साथ मित्रों, अच्छा लग रहा है आपको हमारा ये ज्योतिष फलित ज्योतिष सिद्धांत, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए आप लोगों का। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद।